जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 12 नवंबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रतिवर्ष शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि विश्व विज्ञान दिवस जो है ये हम मनाते हैं 10 नवंबर को। याद रखना है आप सभी को, विश्व विज्ञान दिवस हम 10 नवंबर को मनाते हैं। बात की जाए क्यों, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, ये जो विश्व विज्ञान दिवस है, पहली बात इसे जो है मनाता कौन है। इसे दोस्तों यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। याद रखना दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा इसे मनाया जाता है। और यूनेस्को की बात की जाए, यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पर, यूनेस्को का अगर आपसे पूछा गया हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर। और पेरिस कहाँ पर है, पेरिस है फ्रांस की राजधानी। तो ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया कि इस बार का यानी विश्व विज्ञान दिवस 2021 की जो थीम क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए विश्व विज्ञान दिवस 2021 की थीम, या फिर हम बोल सकते हैं 10 नवंबर 2021 की थीम क्या थी। तो वो थीम थी दोस्तों बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। याद रखा दोस्तों, इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी दोस्तों बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। ठीक है। तो दोस्तों ये था विश्व विज्ञान दिवस के बारे में। और दोस्तों इसके अंदर जो है एक और ऑप्शन दिया गया है, और वो ऑप्शन है 28 फरवरी। दोस्तों आप सभी को मालूम है 28 फरवरी को जो है हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो याद रखना है आप सभी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। बात की जाए क्यों, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि जो सीवी रमन है, याद रखना जो सीवी रमन है, उन्हें 28 फरवरी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और दोस्तों उन्होंने जो है रमन प्रभाव जो है इसे शुरू किया था, इसीलिए जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाते हैं 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। किनके अगर बात की जाए किन से संबंध है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, तो याद रखना आप सभी को सीवी रमन से इनका संबंध है। ठीक है, सीवी रमन से। ठीक है। तो यही था हमारा पहला प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि है 10 जनवरी। तो आप सभी को मालूम है 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 28 फरवरी को मैंने अभी आपको बता दिया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछा गया 22 मई को क्या मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। याद रखना जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। 11 जुलाई को अगर आपसे पूछा गया 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, तो 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। याद रखना 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अगर आपसे पूछा गया 5 दिसंबर को आखिर क्या मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को याद रखना आप सभी को विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे। याद रखना वर्ल्ड सॉइल डे बोलो या फिर विश्व मृदा दिवस बोलो, तो वो मनाते हैं 5 दिसंबर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने 24 दिसंबर। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 24 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं। याद रखना दोस्तों 24 दिसंबर को क्या मनाते हैं, 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। याद रखना राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस 24 दिसंबर को। बात की जाए विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, तो विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को। ठीक है दोस्तों, यही थे कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि मैंने अभी आप सभी को बता दिए, जो कि बहुत अति महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ, दोस्तों ये पेपर के अंदर 101% पक्का आएंगे। ठीक है। तो याद रखना है आप सभी को। हमारा पहला प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने कर्मियों के, याद रखना हाल ही में किसने कर्मियों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए चौपाल कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों हमारा प्रश्न आप सभी ने पढ़ लिया होगा। कार्यक्रम का नाम क्या है, कार्यक्रम का नाम है चौपाल कार्यक्रम। पहली बात दोस्तों, ये जो है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है किसके लिए शुरू किया गया, तो याद रखना दोस्तों जो कर्मी होते हैं, बात कीजिए कौन कर्मी, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ आखिर कौन से कर्मी क्या है लिखा गया। तो याद रखना दोस्तों ये जो चौपाल कार्यक्रम है दोस्तों, गांव में अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए चौपाल का अर्थ क्या होता है, तो चौपाल का अर्थ होता है दोस्तों गांव में जो बैठक होती है, दोस्तों गांव में जो बैठक होती है उसे हम बोलते हैं चौपाल। ठीक है। और दोस्तों ये चौपाल कार्यक्रम है, उसके अंदर दोस्तों कुछ सेम ही होने वाला है। और उसके अंदर जो है दोस्तों पहली बात ये जो है शुरू करने का फैसला किसका है, तो याद रखना दोस्तों सीआरपीएफ। याद रखना सीआरपीएफ ने जो है चौपाल कार्यक्रम जो है इसे शुरू किया। और दोस्तों इसके अंदर जो है सीआरपीएफ के जवान दोस्तों ये क्या करने वाले हैं, तो याद रखना आप सभी को दोस्तों ये लोग जो है गांव के अंदर दोस्तों जो है एक ग्रुप बनाकर, याद रखना अपने सैनिकों का याद रखना सबसे पहली बात ये जो है दोस्तों सैनिक रहेंगे। और दोस्तों सैनिकों जो है सैनिक में दोस्तों ये सिविल ड्रेस पहनेंगे। याद रखना दोस्तों ये जो अपनी वर्दी नहीं पहनेंगे, सिविल ड्रेस पहनेंगे। और दोस्तों गांव में दोस्तों कहीं पर एक दोस्तों बैठक बिठाएंगे। याद रखना गांव में जो है दोस्तों कहीं पर एक बैठक बिठाएंगे और अपनी जो है बातचीत शुरू रखेंगे। ठीक है। तो याद रखना ये क्या करेंगे दोस्तों सिविल
कपड़ों में, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल कपड़ों में या फिर आर्मी ड्रेस में तो याद रखना है, सिविल कपड़ों में जो है ये सभी के सभी काम करने वाले हैं। पहले बात दोस्तों बात की जाए आखिर ये जो कार्यक्रम है लॉन्च क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? सिंपल इसका उद्देश्य दोस्तों तनाव को कम करना, याद रखना तनाव को कम करना इसका उद्देश्य है। सिविल ड्रेस में बातचीत की जाएगी। और अगर आपसे पूछा गया सीआरपीएफ जो है, अगर आपसे पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1939 में, याद रखना 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा गया अधिनियम कौन सा है, तो अधिनियम है दोस्तों 1949 का, याद रखना 1949 का अधिनियम स्थापना हुई 1939 के अंदर। अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों ये जो सीआरपीएफ इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, दोस्तों सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष बोलो या फिर हेड बोलो दोस्तों, वो है कुलदीप सिंह, याद रखना कुलदीप सिंह इसके वर्तमान में हेड है। ठीक है, तो चौपाल कार्यक्रम आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है पंकज कुमार। दोस्तों पंकज कुमार कौन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, बीएसएफ यानी दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी जो कि दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सीमा पर और दोस्तों भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो है जो भी दोस्तों सेना तैनात होती है, तो वो कौन सी सेना होती है दोस्तों? वो सेना होती है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और दोस्तों इसकी हेड कौन है, तो इसकी हेड है दोस्तों पंकज कुमार। और आप सभी को मालूम है दोस्तों एक ऑपरेशन जो है, याद रखना अगर आपसे पूछा गया ऑपरेशन सरहद हवा जो है ये किस, अगर आपसे पूछा गया किस जो है फोर्स के द्वारा या फिर हम बोल सकते हैं किस संगठन के द्वारा जो ये ऑपरेशन होता है, तो आप सभी को मालूम चाहिए ऑपरेशन सरहद हवा जो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सरहद हवा जो है ये किया जाता है। ठीक है, याद रखना हेड कौन है, पंकज कुमार। कौन कौन सी सीमा पर तैनात है, भारत पाकिस्तान की सीमा और भारत बांग्लादेश की सीमा पर ये तैनात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रदीप चंद्र नायर। तो दोस्तों प्रदीप चंद्र नायर जो है ये असम राइफल्स के हेड है, याद रखना असम राइफल्स के हेड कौन है, प्रदीप चंद्र नायर। और अगर आपसे पूछा गया कि दोस्तों असम राइफल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप सभी को मालूम है असम राइफल जिसे जो है दोस्तों हम लोग पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं, तो वो दोस्तों याद रखना आप सभी को, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय शिलोंग के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप। पहली बात दोस्तों ये जो खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप है ये हुई कहाँ पर थी, तो दोस्तों खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों ये हुई थी लद्दाख के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया दोस्तों इसके अंदर विजेता कौन रहा है, तो दोस्तों इसके अंदर विजेता रहा है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है आईटीबीपी, ये खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप के अंदर जीती, लद्दाख के अंदर हुए थे। और दोस्तों इसके अंदर बात की जाए आईटीबीपी जो है ये कहाँ पर तैनात होती है, तो आप सभी को मालूम है आईटीबीपी जो है दोस्तों ये भारत और चीन की सीमा पर तैनात रहती है। ठीक है, भारत और चीन की सीमा पर। ऑपरेशन सरहद मैंने आपको बताया बीएसएफ के द्वारा जो ऑपरेशन सरहद होता है। ठीक है, तो यही था हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमारा तीसरा प्रश्न है हाल ही में सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया। नौसेना स्टाफ यानी दोस्तों नेवी के जो हेड है, हाल में दोस्तों नेवी के जो हेड ये बदल कर किसी और को कर दिया गया। पहले कौन थे दोस्तों? पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखना पहले थे एडमिरल करमबीर सिंह। और अब किसे बनाने की घोषणा की गई है, बनाया नहीं तो बनाने की घोषणा की गई है, तो याद रखना दोस्तों आप सभी को आर हरि कुमार। कौन? आर हरि कुमार जो दोस्तों इन्हें नेवी का दोस्तों नए प्रमुख बनाने की घोषणा की। अगर आपसे पूछा गया आर रवि कुमार जो है ये भी वर्तमान में कौन है, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों वर्तमान में जो है ये वाइस एडमिरल है। याद रखना वर्तमान में जो है आर हरि कुमार ये इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल है। और दोस्तों ये जो है याद रखना 30 नवंबर, याद रखना 13 नवंबर को जो है जब एडमिरल करमबीर सिंह, याद रखना दोस्तों जब 13 नवंबर को एडमिरल करमबीर सिंह रिटायर होंगे दोस्तों, उसके बाद जो है नेवी के हेड कौन रहेंगे, तो उसके बाद में नेवी के हेड रहेंगे आर हरि कुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरि कुमार। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में दोस्तों ये वाइस एडमिरल। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर हरि कुमार, इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है नेवी डे। दोस्तों नेवी डे जो है ये हम आप सभी को मालूम है ये मनाते हैं 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाते हैं नेवी डे, नेवी दिवस। अगला प्रश्न है थल सेना प्रमुख कौन है, दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। याद रखना मनोज मुकुंद नरवणे जो है, याद रखना मनोज मुकुंद नरवणे ये थल सेना के वर्तमान में प्रमुख। ठीक है, अगला प्रश्न है एयरफोर्स दिवस। दोस्तों एयरफोर्स डे जो है मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स का ध्येय वाक्य। एयरफोर्स का ध्येय वाक्य दोस्तों नभ स्पर्शम दीप्तम। क्या है? नभ स्पर्शम दीप्तम जो है दोस्तों ये एयरफोर्स का ध्येय वाक्य। बात की जाए ये जो नभ स्पर्शम दीप्तम है, अगर आपसे पूछा गया कि ये जो दोस्तों ध्येय वाक्य है
ये किस बुक से लिया गया था? आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों, ये लिया गया भगवत गीता से। कैसे? ये दोस्तों टैगलाइन है, ये दोस्तों ये जो ध्येय वाक्य ये लिया गया ये जो नभ स्पर्शम दीप्तम दोस्तों ये लिए गया भगवत गीता के अंदर से। ठीक है, बात कीजिए इसका अर्थ क्या है दोस्तों नभ स्पर्शम दीप्तम का? दोस्तों इसका अर्थ है आकाश को गौरव से छूना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एयरफोर्स का मुख्य कौन? दोस्तों एयरफोर्स जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? इसके वर्तमान में मुख्य अध्यक्ष कौन है? आप सभी कौन? विवेक कुमार। कौन? विवेक कुमार जो है दोस्तों इसके वर्तमान में हेड है। अगला क्वेश्चन है चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ भारत के पहले CDS बोल सकते हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल सकते हो, वो है दोस्तों जनरल विपिन रावत। ठीक है, जनरल विपिन रावत। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा तीसरा प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ। और दोस्तों हमारा आज का चौथा प्रश्न है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स जो है दोस्तों इंडेक्स, ये जो इंडेक्स नाम याद रखना, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। अगर आपसे पूछा गया इसका अर्थ क्या है तो इस इंडेक्स का अर्थ सिंपल, इस इंडेक्स का अर्थ हो जाएगा विभिन्न राज्यों की दोस्तों जो माल है, याद रखना विभिन्न राज्यों के दोस्तों जो माल है उस माल की दोस्तों आवाजाही करना। याद रखना उस माल की जो आवाजाही है दोस्तों उसे आसान, किस राज्य की जो है वो आवाजाही आसान है, किस राज्य की दोस्तों बहुत ही हार्ड है। पहली बात दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? दोस्तों इसे जारी करते हैं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। कौन? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। बात कीजिए वाणिज्य उद्योग मंत्रालय जो है इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? दोस्तों इस मंत्रालय के मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो इन्होंने कौन सा इंडेक्स जारी किया है? तो इन्होंने इंडेक्स जारी किया दोस्तों लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2021। और दोस्तों इसके अंदर बात कीजिए टॉप पर कौन है? तो इसके अंदर टॉप पर है गुजरात। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि टॉप 100, अगर आपसे पूछा गया टॉप 10 जो है, टॉप 10 के नाम अगर आपको जाने तो मैं आपको जो है स्टार्टिंग से आपको टॉप 10 के नाम बता देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट रैंक पर याद रखना, टॉप फर्स्ट रैंक पर कौन है? तो फर्स्ट पर है गुजरात, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है तमिलनाडु, फिफ्थ है महाराष्ट्र, सिक्स्थ है उत्तर प्रदेश, सेवेंथ है उड़ीसा, एट्थ है कर्नाटक, नाइन्थ है आंध्र प्रदेश और 10th है तेलंगाना। ठीक है, दोस्तों ये जो है मैंने आपको बता दिया ये जो टॉप 100 है किसमें है दोस्तों टॉप 100। मैं दोस्तों आप सभी को जो है फिर से टॉप 10 के नाम बता देता हूँ। दोस्तों सबसे फर्स्ट पर है गुजरात, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है तमिलनाडु और फिफ्थ है महाराष्ट्र, सिक्स्थ है उत्तर प्रदेश, सेवन्थ है उड़ीसा, एट्थ है कर्नाटक, नाइन्थ है आंध्र प्रदेश और 10th है तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों ये किसके अंदर है? मैंने अभी आपको बता दिया दोस्तों किसके अंदर है। ये दोस्तों लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स 2021 किसने जारी किया? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय एंड पीयूष गोयल ने जो है इसे जारी किया है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है आप सभी को जो इसके अंदर भारत की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो है इसके अंदर भारत की रैंक है, तो इसके अंदर भारत की रैंक है 101। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसके अंदर भारत की रैंक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 2021 जो इंडेक्स है इसके अंदर भारत की रैंक है 46। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। दोस्तों इसके अंदर भारत की रैंक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है 140। अगला क्वेश्चन है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। दोस्तों ये जो प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट बोले फिर से इंडेक्स बोलो, सूचकांक बोलो, कुछ भी बोलो दोस्तों, इसके अंदर भारत की रैंक है 142। अगर अगला प्रश्न है एनीमिया मुक्त भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आप सभी कौन पूछे एनीमिया मुक्त भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है? ये दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, हमारा पड़ोसी मध्य प्रदेश जो है दोस्तों एनीमिया मुक्त भारत में जो है टॉप पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नहीं दोस्तों यही था हमारा आज का चौथा प्रश्न। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का पांचवा प्रश्न है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो आप सभी को इसके अंदर जो है जो टाइपिंग है आपके सामने दोस्तों इसके अंदर कुछ मिस्टेक हो सकती है आपको दोस्तों, इससे जो है मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसलिए जो आपको उसके ऊपर ध्यान रखना है दोस्तों। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर नहीं लिखना है, जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों कि ये जो श्रमिक मित्र योजना है, पहली बात दोस्तों ये किसने लॉन्च किया? दोस्तों
ये जो श्रमिक मित्र योजना से शुरू किया है किसने? दिल्ली ने इसे शुरू किया है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो निर्माण करने वाले जो दोस्तों श्रमिक हैं, दोस्तों जो रिटायर हम बोल सकते हैं, फिर दोस्तों जो भी दोस्तों श्रमिक है, जो कि दोस्तों कोई भी चीज़ दोस्तों बनाते हैं, दोस्तों जो भी वर्कर्स है दोस्तों, याद रखना उन वर्कर दोस्तों उन वर्कर के लिए, याद रखना उन वर्कर्स के लिए जो है ये योजना शुरू की गई। नाम क्या है? श्रमिक मित्र योजना। किसने की है? तो दिल्ली ने इसे शुरू किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा गुजरात। दोस्तों ये जो अगर आपसे पूछा गया दोस्तों ऐसी एक श्रमिकों के लिए एक योजना जो है ये शुरू की है, तो याद रखना दोस्तों गुजरात ने कौन सी योजना शुरू की है? गुजरात ने दोस्तों गो ग्रीन योजना। कौन सी? गो ग्रीन योजना जो है दोस्तों ये गुजरात ने शुरू की है। और आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों ये जो गो ग्रीन योजना है, इस गो ग्रीन योजना के अंदर जो दोस्तों जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए जाएंगे। याद रखना उन श्रमिकों को जो है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी योजना? ये योजना थी गो ग्रीन योजना, गुजरात के द्वारा शुरू की गई थी। अब हम देखेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोजेक्ट बोल्ट। दोस्तों सिंपल है, प्रोजेक्ट बोल्ट जो है दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ट शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। किसका उत्पादन? याद रखना दोस्तों बांस के उत्पादन से प्रोजेक्ट बोल्ट का संबंध है। किससे? बांस के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है चिरंजीवी योजना। तो दोस्तों आप सभी को मालूम चिरंजीवी योजना जो इसे शुरू किसके द्वारा शुरू किया गया? इसे शुरू किया गया राजस्थान के द्वारा। और दोस्तों इस योजना के अंदर जो है सभी को दोस्तों स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और दोस्तों कब ये योजना शुरू हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 को। अगला क्वेश्चन है मातृदेवी योजना। दोस्तों ये जो मातृदेवी योजना है किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के। दोस्तों ये था हमारा 5वां प्रश्न। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है अभ्युदय योजना। दोस्तों ये जो अभ्युदय योजना है किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा अभ्युदय योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंदर जो दोस्तों सभी को दोस्तों बिना फी के भी दोस्तों बिना किसी निःशुल्क जो है आपको कोचिंग दी जाएगी। अगर निःशुल्क जो है आपको कोचिंग दी जाएगी, बिना फीस के जो है आपको यहाँ पे कोचिंग दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। बात कीजिए WHO का, दोस्तों WHO का भी जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्विट्जरलैंड के अंदर WHO का है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका भी स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यही था हमारा 5वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 6ठे प्रश्न की तरफ। और हमारा 6ठा प्रश्न है हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम चाहिए दोस्तों एक देश है। कौन सा देश है? नेपाल। दोस्तों भारत का पड़ोसी। और दोस्तों वो जो देश है, याद रखना वहाँ के दोस्तों जो सेना प्रमुख हैं, वहाँ के दोस्तों जो जनरल हैं, उन्हें जो दोस्तों हर साल, याद रखना हर साल दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं, याद रखना इस वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लेकिन दोस्तों जो भी राष्ट्रपति होता है भारत का दोस्तों वो जो है उन्हें हर साल जो है भारतीय सेना में जो जनरल है, याद रखना भारतीय सेना में जनरल कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों उनकी जो है सम्मान में जो है एक दोस्तों भारतीय सेना के जनरल की जो मानद रैंक है दोस्तों वो मानने में दोस्तों जो रैंक है भारतीय सेना के जनरल की जो मानने में रैंक है वो किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है दोस्तों नेपाल के सेना प्रमुख, नेपाल के जनरल को। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों। अगर आपसे पूछा गया कि वर्तमान में जो है नेपाल के सेना प्रमुख कौन है दोस्तों, वो है प्रभु राम शर्मा। कौन? प्रभु राम शर्मा जो है दोस्तों ये है वर्तमान में सेना प्रमुख नेपाल के। उन्हें दिया गया दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक। ठीक है, तो यही था हमारा 6ठा प्रश्न। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी नेपाल इसका सही उत्तर है। हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि दोस्तों पद्म विभूषण। तो आप सभी कौन सी दोस्तों ये जो पद्म विभूषण है हाल ही में दोस्तों किस देश के, अगर आपसे पूछा किस देश के जो है प्रधानमंत्री को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो आप सभी कौन सी दोस्तों जो शिंजो आबे है। कौन दोस्तों? शिंजो आबे जो है जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। इन्हें जो है याद रखना इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और अगर आपसे पूछा गया अनुच्छेद 53, उससे पहले आप सभी को बता दूं दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, दोस्तों आप सभी कौन सी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है ये इस बार किसे दिया गया? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया INS हंस को। याद रखना INS हंस को दिया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद 53
दोस्तों ये जो मैं अभी आप सभी को जो अनुच्छेद बता रहा हूँ, दोस्तों ये सभी के सभी अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 53 है, इसके अंदर जो दोस्तों राष्ट्रपति का जो शक्ति है, दोस्तों जो कार्यपालिका का जो शक्ति है, तो दोस्तों आप सिंपली इस तरीके से याद रखो। दोस्तों अनुच्छेद 53 जो है, इसके अंदर दोस्तों जो राष्ट्रपति है दोस्तों भारत की, उनकी शक्ति के बारे में जो उल्लेख है किसके अंदर, अनुच्छेद 53 के अंदर। अगर आपसे पूछोगे अनुच्छेद 54, दोस्तों अनुच्छेद 54 जो है इसके अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है दोस्तों, इसके अंदर इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। अगर आपसे पूछोगे अनुच्छेद 61, दोस्तों अनुच्छेद 61 के अंदर जो है भारत के जो राष्ट्रपति का दोस्तों यानी दोस्तों जो महानियोग, याद रखना दोस्तों जो महानियोग है इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 72 जो दोस्तों इसके अंदर राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में लिखा गया, रखना राष्ट्रपति का जो क्षमादान है इसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 72 के अंदर। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 123। दोस्तों ये जो अनुच्छेद 123 है आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर जो है दोस्तों अध्यादेश के बारे में लिखा गया, राष्ट्रपति जो अध्यादेश है दोस्तों उसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद 123 के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 6 क्वेश्चन नंबर थे दोस्तों हमारे आज के 7th क्वेश्चन की तरह हमारा 7वां प्रश्न जो कि 8 से 14 नवंबर 2021 तक टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान का आयोजन कौन कर रहा है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है तो टेली लॉ ऑन द व्हील्स अभियान जो है, अगर आपसे पूछा गया इसे जो है कौन, अगर आपसे पूछे इसे जो है कौन सा विभाग जो है इस अभियान को जो दोस्तों आयोजन करते, तो आप सभी को मालूम है दोस्तों जो न्याय विभाग है, कौन सा ऑप्शन नंबर है, जो न्याय विभाग है दोस्तों ये इसे आयोजन करते हैं। बात कीजिए न्याय विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए न्याय विभाग जो है दोस्तों ये आता है विधि मंत्रालय के अंदर। और अगर आपसे पूछा गया विधि मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है दोस्तों, विधि मंत्रालय जो है इसके वर्तमान में मंत्री किरण रिजिजू। कौन, किरण रिजिजू। ठीक है, तो याद रखना आप सभी को। और दोस्तों ये जो टेली लॉ ऑन व्हील्स जो है या ये जो अभियान है कब से कब तक जो है होने वाला, दोस्तों ये जो है ये अभियान जो है ये शुरू होगा दोस्तों 8 से 14 नवंबर के बीच में जो ये अभियान चलेगा। याद रखना 8 से 14 नवंबर के बीच में टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान जो है चलेगा। बात कीजिए इसका उद्देश्य है, उद्देश्य दोस्तों आप लोगों को जो है अपने अधिकारों के बारे में, आप लोगों को जो है दोस्तों अपने आपके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताना दोस्तों इस अभियान का उद्देश्य है। ठीक है, बात कीजिए किस विभाग ने से जो है इसका आयोजन किया, तो ऑप्शन नंबर है न्याय विभाग ने इसका आयोजन किया। न्याय विभाग किस मंत्रालय के अंदर आता है, विधि मंत्रालय के अंदर आता है न्याय विभाग, और विधि मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है किरण रिजिजू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी हमारा, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है नालसा का मुख्य संरक्षक कौन होता है। तो आपसे कौन होना चाहिए, नालसा जो है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। दोस्तों मैंने जो है आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रीय विधिक जो दिवस है ये कब मनाया जाता है। दोस्तों ये जो आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर दोस्तों ये जो दिवस है राष्ट्रीय विधिक दिवस ये मनाया कब जाता है। अब हम बात करें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। तो दोस्तों ये जो है इसका मुख्य संरक्षक कौन होता है दोस्तों, इसका मुख्य संरक्षक होता है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है यही होते हैं दोस्तों इसके मुख्य संरक्षक। ठीक है, अगला प्रश्न है नालसा की स्थापना कब हुई। दोस्तों नालसा की स्थापना जो दोस्तों ये 9 नवंबर 1995 को हुई थी। याद रखना 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा गया अधिनियम कौन सा, जो अधिनियम जो दोस्तों आपसे कौन सी 1987 का ये इसका अधिनियम है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के 8वें प्रश्न की तरफ। और हमारा आज का 8वां प्रश्न है चर्चा में रही INS वेला क्या है। तो आपसे कौन होना चाहिए दोस्तों, INS वेला जो है आपसे कौन होना चाहिए, ये दोस्तों एक प्रोजेक्ट है। याद रखना किन दो देशों के मध्य का प्रोजेक्ट है, इंडिया और फ्रांस का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों। उस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट 75। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट 75 है दोस्तों इसके अंदर जो है कुल 6 सबमरीन बनने वाली है। कितनी, इसके अंदर जो है दोस्तों कुल 6 सबमरीन बनने वाली, उनमें से दोस्तों जो है 4 सबमरीन बन चुकी है। और दोस्तों चार सबमरीन कौन से, मतलब उन 6 सबमरीन बनने वाली है। चौथी सबमरीन है वेला। याद रखना चौथी सबमरीन कौन सी, चौथी सबमरीन है वेला। और पहले के दोस्तों 3 सबमरीन के नाम आपको बता दूं, एक है INS खतवरी, दूसरी है INS खांडेरी, तीसरी है INS करण। याद रखना कतवरी, खांडेरी और दोस्तों करण, ये दोस्तों तीनों सबमरीन है इंडिया की,
जो कि दोस्तों सबमरीन किस प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट 75 के अंदर। और चौथी सबमरीन हमारी है INS वेला, याद रखना चौथी सबमरीन है INS वेला, ठीक है। और अगर आपसे पूछा गया और जो 2 सबमरीन बनने वाले उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम है वागीर और वागशीर, याद रखना वागीर और वागशीर जो है ये 2 सबमरीन से जो कि और बनने वाले प्रोजेक्ट 75 के अंदर, ठीक है। तो याद रखना INS वेला पनडुब्बी है। और दोस्तों पहली बात जो है दोस्तों, ये जो है एक डीजल से चलने वाली पनडुब्बी है, डीजल से चलने वाली ये एक सबमरीन है, ठीक है। तो मैंने आपको जो है इस प्रोजेक्ट 75 के बारे में सब कुछ बता दिया, वो आप सभी को समझ में आ गया। मैं आप सभी को जो है फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आराम से बताऊंगा। याद रखना दोस्तों INS वेला जो है, INS वेला जो है इससे एक डीजल से चलने वाली पनडुब्बी या फिर हम बोल सकते सबमरीन है। इसे जो है दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए किस, अगर आप बात कीजिए किस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है, किस प्रोजेक्ट के अंदर इसे लॉन्च किया गया, आप सभी को इसका जो निर्माण है ये हुआ है प्रोजेक्ट 75 के अंदर। बात की जाए प्रोजेक्ट 75 किन 2 देशों का मध्य प्रोजेक्ट है, तो आप सभी को मालूम चाहिए इंडिया और फ्रांस के मध्य का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए तो जो प्रोजेक्ट 75 है, दोस्तों जो प्रोजेक्ट 75 है इसके अंदर दोस्तों कुल 6 सबमरीन बनने वाली, 4 सबमरीन बन चुके जिनमें से एक है वेला। पहले की 3 सबमरीन है कलवरी, खांडेरी और करंज, कलवरी, खांडेरी और करंज जो ये पहले की 3 है, और चौथी है पेला। और दोस्तों और 2 सबमरीन बनने वाली हो, उन 2 सबमरीन का नाम है वागीर और वागशीर, ठीक है। वागीर और वागशीर ये कुल होगी 6 सबमरीन, 2 अभी बनी ही है, वागीर और वागशीर अभी बनी ही है। ये बनने वाली है सबमरीन से डीजल से चलने वाली, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबमरीन, इसका सही उत्तर है। पनडुब्बी इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों राफेल का निर्माण जो है ये किस कंपनी के द्वारा किया गया, डसॉल्ट कंपनी के द्वारा किया गया। भारत ने जो दोस्तों डसॉल्ट कंपनी से राफेल खरीदे, फ्रांस की है ये कंपनी डसॉल्ट कंपनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने मधेपुरा फैक्ट्री में कितने हॉर्स पावर का जो इंजन है ये तैयार किया गया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों भारत में जो एक फैक्ट्री है उसका नाम क्या है, मधेपुरा फैक्ट्री। कहाँ पर है मधेपुरा फैक्ट्री, तो ये बिहार के अंदर। और दोस्तों इस फैक्ट्री के अंदर जो है अगर आपसे बात की जाए इस फैक्ट्री के अंदर जो है 12,000 HP 12,000 HP यानी 12,000 हॉर्स पावर का जो है दोस्तों इंजन तैयार किया गया। रखना 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार किया गया है किसके अंदर, तो मधेपुरा फैक्ट्री के अंदर बिहार के अंदर। बात कीजिए किस कंपनी की सहायता से, तो याद रखना दोस्तों कौन सी कंपनी दोस्तों, अल्ट्रासाउंड कंपनी की सहायता से। किस कंपनी की सहायता से, अल्ट्रासाउंड कंपनी की सहायता रखना अल्ट्रासाउंड कंपनी की सहायता से 12,000 हॉर्स पावर के जो इंजन है तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में मधेपुरा अगला क्वेश्चन है हमारा शक्ति, गरुड़ और वरुण। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए तो जो शक्ति, गरुड़ और वरुण है दोस्तों ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली क्या है दोस्तों, ये जो शक्ति, गरुड़ और वरुण है दोस्तों ये भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइजेज है, ठीक है। भारत और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज। बात कीजिए INS विक्रांत, दोस्तों INS विक्रांत जो है दोस्तों ये भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक पोत है। फर्स्ट दोस्तों मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर है, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। और अगला क्वेश्चन है INS विराट। INS विराट जो दोस्तों इसे हम एक और नाम से जानते हैं उसका नाम है ग्रैंड ओल्ड लेडी। अगला क्वेश्चन है INS तलवार। दोस्तों आप सभी कौन सा INS तलवार जो दोस्तों इसने एक एक्सरसाइज के अंदर भाग लिया था, एक्सरसाइज का नाम है कटलेस एक्सरसाइज, याद रखना कटलेस एक्सरसाइज के अंदर INS तलवार ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये था हमारा 8वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 9वें प्रश्न की तरफ जो कि है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना है, तो आप सभी को मालूम चाहिए तो ISA जिसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और बात की जाए इसका जो नवीनतम सदस्य कौन सा, इसका नवीनतम सदस्य दोस्तों अमेरिका है। अमेरिका जो दोस्तों इससे पहले इसके अंदर शामिल नहीं था, अमेरिका अभी भी हाल ही में शामिल हुआ, 101वां देश बन चुका है अमेरिका शामिल होने वाला। इसका बात की जाए इसकी जो स्थापना है किन दो देशों के भारत ने किस देश के साथ मिलकर जो इसकी स्थापना की, तो भारत ने जो दोस्तों फ्रांस के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। बात की इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है इसका मुख्यालय। बात की जाए इसकी जो स्थापना है, इसका दोस्तों जो स्थापना का जो उद्देश्य मतलब इसका जो स्थापना का जो ये रखा गया था, यानी दोस्तों बात की जाए कब इसका स्थापना का जो प्रस्ताव रखा गया था, यार दोस्तों जो पेरिस समझौता होता है, पेरिस समझौता यानी दोस्तों COP21 हुआ था पेरिस समझौता। दोस्तों इसके अंदर जो है
इंटरनेशनल सोलर अलायंस दोस्तों इसे जो है इसकी जो है दोस्तों गठन करने की प्रस्तावना इसे जो है गठन करने की मांग रखी गई थी। ठीक है, तो याद रखना इसकी स्थापना 2015 के अंदर भारत फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका मुख्यालय है। नवीनतम सदस्य है अमेरिका, 101वां सदस्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है। दूसरा है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका नवीनतम सदस्य यानी 190वां सदस्य है एंडोरा। बात कीजिए UNO का नवीनतम सदस्य कौन है, तो UNO का नवीनतम सदस्य यानी 193वां सदस्य है साउथ सूडान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SCO का नवीनतम सदस्य कौन सा। SCO का नवीनतम सदस्य यानी 9वां सदस्य तो दोस्तों वो है ईरान। बात कीजिए सार्क का नवीनतम सदस्य कौन सा। सार्क का नवीनतम सदस्य दोस्तों नवीनतम यानी 8वां सदस्य सार्क का तो वो है अफगानिस्तान। बात कीजिए दोस्तों NDB नेशनल डेवलपमेंट दोस्तों ये जो NDB एक बैंक है दोस्तों, इसकी जो वर्तमान में सदस्य कौन से, पहली बार दोस्तों इसके अंदर जो है कुल 8 सदस्य बन चुके हैं। पहले याद रखना दोस्तों ये जो बैंक है, याद रखना ये जो दोस्तों बैंक है NDB दोस्तों, ये जो बैंक है ये किस संगठन की बैंक है, ये दोस्तों ब्रिक्स की बैंक। ये किसकी बैंक है, ये है ब्रिक्स की बैंक। B से हो जाएगा ब्राज़ील। R से मैंने आपको पढ़ा है ब्रिक्स आखिर है क्या, तो आपसे को जो है बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इस ब्रिक्स के अंदर दोस्तों कुल जो है कितने जो है देश है ब्रिक्स के अंदर दोस्तों कुल 5 देश है। और दोस्तों इन 5 देश को छोड़कर दोस्तों याद रखना है ब्रिक्स के अंदर कोई और देश शामिल नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रिक्स की बैंक है NDB बैंक दोस्तों, इस बैंक के अंदर और 3 देश शामिल हुए हैं। इस बैंक के अंदर और 3 देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से देश हैं, याद रखना उरुग्वे, UAE और बांग्लादेश। याद रखना उरुग्वे, UAE और बांग्लादेश है दोस्तों, ये 3 और सदस्य बन चुके हैं NDB के अंदर। और दोस्तों आप सभी को 8 सदस्य बन चुके हैं NDB के, लेकिन ब्रिक्स के दोस्तों 5 ही सदस्य। ठीक है, तो यही था हमारा 9 प्रश्न में बढ़ते हैं हमारे आज के 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा अंतिम प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण होता है, तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो आप सभी को मालूम चाहिए कि दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 है, पहली बात दोस्तों इसके अंदर जो है भारत टॉप 10 के अंदर है। याद रखना इसके अंदर भारत टॉप 10 के अंदर है और भारत की रैंक है 10th। याद रखना भारत की रैंक है 10वीं है भारत की रैंक। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा आज का 10वां प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर भारत की रैंक है 10वीं भारत की रैंक है। सो ये था हमारा आज का 10th क्वेश्चन। और दोस्तों ये था हमारा आज का यानी 12 नवंबर 2021 करंट अफेयर। और आप सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।